रात का दूसरा पहर था। सत्यम त्यागी गहरी नींद में था। कमरा हल्की अंधेरी शांति में डूबा हुआ था। ऐसी की धीमी आवाज ने कमरे में सुकून भरा माहौल बना रखा था। वह एक हाथ अपने सिर के नीचे रखे सीधे लेटा हुआ था। नींद में ही उसने अनजाने में किसी चीज को छू लिया, जिसके स्पर्श से उसकी नींद हल्की सी टूट गई। पता नहीं क्या था वह। सत्यम ने बिना सोचे हाथ झटककर उसे दूर कर दिया। वह साफ सुथरे बिस्तर पर सोने का आदी था। जरा सी भी गंदगी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए अब उसे बेचैनी हो रही थी। उसने गहरी सांस ली, करवट बदली और फिर सोने की कोशिश की, मगर इस बार कोई मुलायम सी चीज उसके बाजू के नीचे आई। वह एकदम चौंक कर उठ बैठा। चेहरा का सुकून गायब हो चुका था। कमरे की हल्की रोशनी में उसे एहसास हुआ कि बिस्तर पर उसके साथ कोई और भी है। उसने तुरंत बगल में लगे स्विच से लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसके दाईं तरफ भूमि शुक्ला आराम से सो रही थी, वही लाल साड़ी पहने हुए जो शाम को उसे बहुत सुंदर लगी थी। लेकिन अब वही साड़ी उसे गुस्सा दिला रही थी। उठो यहाँ से, यहाँ किस खुशी में लेटी हो? उसने झटके से उसका हाथ पकड़कर हिलाया। भूमि घबराकर जाग गई। उसकी चूड़ियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? वह नींद में घबराई हुई बोली। सत्यम ने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ मेरे कमरे में सोने के लिए किसने कहा? मैंने साफ कहा था कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। भूमि ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। मुझे लाजवंती ने भेजा था, वो मेरी माँ की सहेली है। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मुझे यहीं सोना होगा। सत्यम का गुस्सा और बढ़ गया। वह तुरंत बिस्तर से उतर आया और बोला, तुम और तुम्हारी लाजवंती, सब ध्यान से सुन लो, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। सबने मिलकर मुझ पर दबाव डाला है। उस समय मैं पिताजी की बात मानकर चुप हो गया, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अपना ये भारी लहंगा उठाओ और मेरे कमरे से बाहर जाओ। भूमि बेबस होकर खड़ी हो गई। लेकिन मैं इस समय कहाँ जाऊं? मेरे कमरे में तो मेहमान सो रहे हैं। सबने कहा अब यही मेरा कमरा है और मुझे बहुत नींद आ रही है। वह मासूमियत से बोली। सत्यम ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम सच में इतनी सीधी हो या बन रही हो? मैं साफ कह रहा हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, फिर भी तुम यही रुकना चाहती हो। भूमि ने भी हिम्मत करके जवाब दिया, तो मत मानिए मुझे अपनी पत्नी, किसने कहा है? लेकिन मुझे यहाँ सोने दीजिए। इस समय मैं और कहाँ जाऊँ? आपके कमरे में तो एक ढंग का सोफा तक नहीं है। उसकी बात सुनकर सत्यम को हैरानी हुई। जो लड़की अब तक चुप थी, अब खुलकर जवाब दे रही थी। वह उसके पास आया और धीमे लेकिन डरावने वाले लहजे में बोला, मैं एक आदमी हूँ और एक जवान लड़की मेरे साथ कमरे में, समझ रही हो ना? मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ, फिर तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा। तब क्या करोगी तुम? भूमि का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पीछे हट गई। सत्यम ने उसकी कलाई पकड़ ली। खुद पर तरस खाओ भूमि, तुम सिर्फ 21 साल की हो और मैं 28 साल का। तुम्हारे मम्मी की सहेली का लड़का अमेरिका से आया है, उसे क्या पता मेरे बारे में? मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। भूमि की आंखों में आंसू आ गए। कृपया मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। वह रोने लगी। सत्यम ने गुस्से में कहा, जब तुम्हारी शादी टूटी थी तब क्यों नहीं बोली तुम? सजा मुझे क्यों मिली? मैं तो सिर्फ शादी में शामिल होने आया था। भूमि रोते हुए बोली, आपने भी तो मना नहीं किया। आपने भी शादी के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं तो हमेशा से बदकिस्मत हूँ, कोई खुशी मेरे पास टिकती ही नहीं। उसकी हालत देखकर सत्यम का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसे याद आया कि कैसे पूरे घर में शादी की तैयारियां थी, लेकिन फेरे होने से पहले ही दूल्हे वालों ने झूठा आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ दिया था। बारात लौट गई। सबकी नजर सत्यम पर आ गई, क्योंकि घर में वही शादी के लायक था। बाकी सागर त्यागी अभी पढ़ाई कर रहा था। पिताजी अपने दोस्त ईश्वर शुक्ला की बेटी का रिश्ता टूटते नहीं देख सके। उन्होंने तुरंत ये फैसला कर लिया। सत्यम ने गहरी सांस ली और उसकी कलाई छोड़ दी। देखो भूमि, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अमेरिका में मेरी पत्नी काजल है। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। भूमि कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप आराम से सो जाइए। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन सत्यम ने रोक लिया। रुको, बाहर मेहमान हैं, लोग सवाल करेंगे। तुम यहीं सो जाओ, मैं सुबह मम्मी से बात करूंगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अंदर भूमि चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसका मोबाइल बजा, जो साइड टेबल पर रखे उसके छोटे पर्स में था। उसने हैरानी से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन देखी
उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल वापस रख दिया। तभी सत्तम वापस आया, शायद लाइटर लेने। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? वह बोला। भूमि घबरा गई और बोली, मैं बस कपड़े बदलने जा रही हूँ, और जल्दी से बाथरूम में चली गई। सत्तम ने हैरानी से देखा, कपड़े तो साथ नहीं ले गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। वह अपने भारत लौटने के फैसले को कोस रहा था। अचानक हुए इस फैसले ने दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जिससे ना वो खुश था और ना ही भूमि। सुबह लगातार बजती फोन की घंटी ने उसकी आंख खोली। हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। उसने उठकर कहा, किसका मोबाइल बज रहा है? सत्तम त्यागी ने जागते ही इधर उधर देखा। उसका अपना मोबाइल तो तकिए के पास रखा हुआ था और बिल्कुल शांत था। आवाज बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे भूमि शुक्ला के पर्स से आ रही थी। साफ था कि वही उसका मोबाइल था। भूमि ने तकिया कानों पर रखकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद टूट चुकी थी। वह हल्की झुंझलाहट के साथ उठ बैठा। कमरे में भूमि कहीं नजर नहीं आई। उसने उसका फोन देखना ठीक नहीं समझा। वह बाथरूम में जाकर तैयार हुआ और सफेद कुर्ता पजामा पहनकर बाहर निकला। तभी फोन फिर से बज उठा। इस बार उसने पर्स खोलकर मोबाइल निकाल लिया। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। वह फोन हाथ में लिए कमरे से बाहर आ गया। तभी कॉल कट गई और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, बाहर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये पढ़ते ही सत्तम के माथे पर सिकन पड़ गई। साफ लग रहा था ये किसी लड़के का मैसेज है। वह सीढ़ियों पर ही रुक गया। कल शादी के समय दूल्हे वालों ने भी यही आरोप लगाया था कि भूमि का किसी और लड़के से संबंध है, इसलिए वह अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं कर सकते। इसी वजह से बारात वापस लौट गई थी, जबकि ईश्वर शुक्ला और धनराज त्यागी ने दोनों ने इस बात को मानने से साफ मना कर दिया था और अपनी बेटी की इज्जत पर सवाल उठने पर नाराजगी भी जताई थी। सत्तम ने नीचे देखा तो घर में मेहमान जाग चुके थे। हर तरफ हलचल थी। वह फोन हाथ में लिए नीचे उतर गया। तभी मम्मी ने उसे देखते हुए कहा, अरे सत्तम, तुम उठ गए? भूमि आस्था के कमरे में है। वह बिना कुछ बोले उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में कई लड़कियां भूमि को घेरे बैठी थी। उसने एक नजर उस पर डाली। वह हल्के रंग की सुंदर साड़ी पहने, सजी संवरी लेकिन घबराई हुई बैठी थी, रात से बिल्कुल अलग। वह हल्के मेकअप में और भी सुंदर लग रही थी। शायद आस्था या किसी और ने उसे तैयार किया था। बताओ ना भूमि, भैया ने तुम्हें क्या उपहार दिया? कब से चुप बैठी हो? आस्था ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन भूमि चुप रही। लगता है भैया ने कुछ ऐसा दिया है जो दिखा नहीं सकती, एक और लड़की ने हंसते हुए कहा, और सब खिलखिलाने लगी। सत्तम ने ये सब देखा और बोला, तुम लोग जाओ, मुझे उससे बात करनी है। तभी मम्मी अंदर आई और बोली, अरे रहने दो, इतनी जल्दी शादी हुई है, बेचारा क्या उपहार देता, उसे इन रस्मों का क्या पता, वह तो बचपन से बाहर है। सारी लड़कियां उठकर चली गईं। भूमि भी घबराकर खड़ी हो गई। सत्तम ने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा फोन बज रहा था, शायद कोई जरूरी मैसेज है। उसका लहजा चुभता हुआ था। भूमि ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन कुछ बोले बिना फोन ले लिया। सत्तम वहां से बाहर निकल गया। पीछे से मम्मी ने आवाज लगाई, सत्तम, भूमि को अपने कमरे में ले जाओ, मैं वहीं नाश्ता भेज देती हूँ। लेकिन उसने बिना रुके कहा, इन्हें यहीं रहने दो, मुझे इसके साथ नाश्ता करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए और मम्मी भी हैरान रह गई। भूमि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहीं नाश्ता कर लूंगी। सत्तम बाहर निकला तो उसे धनराज त्यागी दिखे, जो फोन पर बात करते हुए बाहर जा रहे थे। वह जल्दी से उनके पास पहुंचा और बोला, पिताजी, मुझे आपसे अभी बात करनी है। धनराज त्यागी ने फोन काटकर उसकी तरफ देखा। बेटे के चेहरे की हालत देखकर समझ गए कि वो परेशान है। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरा फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे गर्व है कि तुमने मना नहीं किया। तुम्हारे अंकल ईश्वर शुक्ला ने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनकी एक ही तो बेटी है, मैं उसके साथ ये अन्याय कैसे होने देता। सत्तम ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, तो आपने अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने अमेरिका में शादी कर ली है, मेरी पत्नी काजल वहाँ है। धनराज त्यागी ने बेपरवाही से कहा, तो उसे तलाक दे दो, वहाँ की शादियों का क्या भरोसा। ये सुनकर सत्यम चुप रह गया। तभी उदित वहाँ आया और हंसते हुए बोला, क्या बात है भैया, शादी के बाद की पार्टी में कोई खास एंट्री चाहिए क्या? जितना प्यार पति पत्नी में होता है, उतनी ही शानदार एंट्री होती है। सत्यम ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे किसी भी तैयारी में दिलचस्पी नहीं है।
तुम चाहो तो मेरी जगह भूमि का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाना। ये कहकर वह चला गया। उदित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह बुदबुदाया, अच्छा है, मैं तो कब से यही चाहता था। उधर भूमि सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उसकी नजर उदित पर पड़ी। वह उसे देख रहा था और उसने हाथ भी हिलाया। भूमि का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से ऊपर भागी। घबराहट में उसका पल्लू पैरों में उलझा। वह लड़खड़ा गई। उदित ने पीछे से आवाज लगाई, संभल कर, चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ कमरे तक। उसकी आवाज सुनकर भूमि और डर गई और जल्दी से कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोला तो सत्यम खिड़की के पास खड़ा चाय पी रहा था। वो बिना मुड़े बोला, तो बात हो गई? भूमि चौंक गई। कौन सी बात? सत्यम मुड़ा और बोला, वही लड़का जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी थी, वही है ना? मतलब सब सच था। भूमि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। वह रोने लगी। सत्यम ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर ये मैसेज किसका था? मैंने खुद पढ़ा है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भूमि के आंसू बहने लगे। कृपया चुप हो जाइए, बिना जाने कुछ मत कहिए, उसने मुश्किल से कहा। सत्यम गुस्से में बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरी पत्नी हो और किसी और से बात कर रही हो। भूमि तड़प कर बोली, कौन सी शादी जिसे आप मानते ही नहीं? आपने तो मेरा मजाक बना दिया है। वह जोर जोर से रोने लगी। सत्यम ने उसका कंधा पकड़कर कहा, अगर इतना ही प्यार था उससे तो मुझसे शादी क्यों की? भूमि कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। उसके आंसू देखकर सत्यम थोड़ा शांत हुआ और बोला, अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें बताना चाहिए था। पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। भूमि ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, चुप हो जाइए, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। वह दरवाजे तक गई लेकिन रुक गई क्योंकि बाहर उसे उदित का डर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो आस्था अंदर आई और बोली, जल्दी नाश्ता कर लो, फिर पार्लर जाना है, शाम को रिसेप्शन है। भूमि ने चुपचाप सिर हिला दिया। आस्था के जाने के बाद वह दरवाजा बंद करके वहीं खड़ी रह गई। उसका मन कुछ खाने का नहीं था। सत्यम बोला, नाश्ता कर लो, आज रिसेप्शन है। उसके लहजे में फिर से ताना था। भूमि कांप गई और बोली, कृपया मुझे परेशान मत करें। अगर आपको इस शादी से दिक्कत है तो मना कर दीजिए। सत्यम ने कंधे उचकाए, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। लोग तो एक साथ कई रिश्ते निभा लेते हैं। ये कहकर वह मुस्कुराया। भूमि ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर के बाद वो चाय लेकर आया और बोला, ये पी लो, बिना खाए मत जाना। ये देखकर भूमि हैरान रह गई। वह कभी गुस्सा करता, कभी ताना मारता, कभी ध्यान रखता। उसका व्यवहार समझ से बाहर था। वह नाश्ता रखकर चला गया। उसके जाते ही भूमि ने दरवाजा बंद कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उदित यहाँ आए। उसने मोबाइल बंद कर दिया और चाय पीने लगी। पार्लर में उसे काफी समय लगा। उसकी रिसेप्शन वाली साड़ी जल्दी में खरीदी गई थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। वह जब तैयार होकर आई तो उसे देखकर ब्यूटिशियन बोली, आज तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। समझ नहीं आता सादगी में ज्यादा अच्छी लगती हो या सजकर। आज तो लाला के दिल की हालत ठीक नहीं रहने वाली है। आस्था ने मुस्कुराते हुए भूमि शुक्ला को छेड़ा। भूमि चुपचाप आईने में खुद को देखती रही। उसे सत्यम त्यागी के कटु शब्द याद आ रहे थे। शादी के बाद का रिसेप्शन शहर के एक बड़े बैंक्वेट हॉल में रखा गया था। हॉल के बाहर गाड़ी रुकी तो वह धीरे से नीचे उतरी। आस्था ने उसके कान में धीरे से कहा, सत्यम का हाथ पकड़ लो। वह अंदर ही अंदर सिहर गई। सत्यम ठीक सामने खड़ा था, सादे लेकिन सलीकेदार सूट में। उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी नजरें हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में सजी भूमि पर टिकी रह गई थी। आइए, आपको अंदर ले चलूं, ये रस्म तो मुझे ही निभानी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। भूमि ने मन मारकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों साथ साथ हॉल में दाखिल हुए तो हल्का संगीत बज रहा था और रोशनी का केंद्र बस उन दोनों पर था। चलते चलते सत्यम ने उसके कान के पास धीरे से कहा, क्या उस लड़के को भी बुला लिया है? भूमिका का दिल भर आया। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वैसे मैं बहुत खुले विचारों वाला इंसान हूँ। उसने फिर ताना मारा। भूमि ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मजबूती से पकड़े रखा था। मैं देख चुकी हूँ आपके बड़े विचार कल रात को, ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, उसने धीमे लेकिन तीखी आवाज में कहा। सत्यम के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सच तो ये था कि अब उसे ये सब अजीब तरह से अच्छा लगने लगा था। ये लड़की जो खुद से लड़ती रहती थी, अब उसकी पत्नी थी। दोनों स्टेज पर पहुंच गए। फोटोग्राफर उन्हें अलग अलग पोज देने को कह रहा था।
लेकिन सत्तम ने इशारे से मना कर दिया। बैठ जाओ, या ये भी मैं कहूँ, उसने भूमि की तरफ देखकर कहा। वे चुपचाप साड़ी संभालते हुए सोफे पर बैठ गई। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्हें एक परफेक्ट जोड़ी बता रहे थे, लेकिन भूमि का दिल घबराहट से धड़क रहा था। सत्तम उसके पास बैठ गया और मेहमानों को देखने लगा, जिनमें से वो बहुत कम लोगों को पहचान पाता था। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल बजा। उसने देखा काजल का कॉल था। उसका चेहरा बदल गया। उसने फोन बंद करके जेब में रख लिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, हेलो सत्तम, मुझे पता था तुम कॉल नहीं उठाओगे, लेकिन कम से कम अपनी शादी में तो बुला सकते थे। सत्तम ने चौंक कर पीछे देखा। भूमि ने भी नजर उठाई। एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो विदेश में पढ़ी लिखी है। वह मुस्कुरा रही थी, सीधे सत्तम को देख रही थी। ये काजल है, मेरी पत्नी, सत्तम ने ठंडे स्वर में भूमि से कहा। भूमि जैसे पत्थर हो गई। काजल ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे लगा तुम ये बात छुपाओगे, लेकिन शायद तुम इतने भी चालाक नहीं हो। भूमि ने चेहरा फेर लिया। उसका दिल डूबने लगा था। काजल ने सत्तम की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम इसे इतनी आसानी से मान भी रहे हो। उसकी आवाज तेज हो गई थी। कई मेहमान उनकी तरफ देखने लगे। सत्तम गुस्से में खड़ा हो गया। आवाज नीचे रखो, ये मेरा परिवार है, यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। भूमि ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे इस सब की जिम्मेदार वही है। उसका मन कर रहा था वह वहीं छिप जाए। तभी ईश्वर शुक्ला और धनराज त्यागी स्टेज पर आ गए। उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। कुछ देर के बाद मम्मी काजल को पकड़कर नीचे ले गई। फोटोग्राफर ने कुछ और तस्वीरें ली, लेकिन अब सत्तम पूरी तरह परेशान हो चुका था। पूरी शाम भूमि चुपचाप बैठी रही। उसने एक बार भी सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। उसकी नजरें बार बार नीचे ही रही, जबकि दूर खड़ा उदित उसे अजीब इशारों से देख रहा था। रिसेप्शन जल्दी खत्म हो गया। सब लोग घर लौटे, लेकिन अपने अपने कमरे में जाने के बजाय सभी लोग हॉल में इकट्ठे हो गए, जैसे कोई फैसला होने जा रहा हो। काजल रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपने हक की बात कर रही थी, जबकि सत्तम चुपचाप बैठा कभी उसे देखता तो कभी पिताजी को, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। शांत हो जाओ, पिताजी ने सख्ती से कहा। वैसे भी सत्तम की ये शादी कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये शादी उसने मेरी बात मानकर की है, इसलिए यहाँ कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन यहीं रहो, फिर बात करेंगे, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। पिताजी ने बात को वहीं रोक देना चाहा, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था वह खुद भी बहुत परेशान है। सोफे पर बैठी भूमि शुक्ला ने इधर उधर नजर दौड़ाई। पूरा परिवार वहीं जमा था, बस उदित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे समय से बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। पहले पार्लर, फिर हॉल, अब घर का ये लंबा झंझट। वह थक कर सोफे की पीठ से टिक गई। तभी आस्था उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम अपने कमरे में चली जाओ, पता नहीं भैया की ये दूसरी पत्नी अब कितना हंगामा करेगी। भूमि ने एक नजर काजल की तरफ डाली। वह अभी भी रो रही थी और चिल्ला रही थी। सत्तम त्यागी सबसे बेपरवाह अपने मोबाइल में लगा हुआ था। भूमि और ज्यादा ये सब सह नहीं पाई। वह धीरे धीरे उठी, अपनी भारी साड़ी संभाली और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में आ गई। कमरे में पहुंचते ही उसने एक एक करके अपने गहने उतारने शुरू किए। वह बहुत थक चुकी थी। जैसे ही उसने सिर से पिन निकालकर अपना दुपट्टा हटाया, दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुला। उसने बिना मुड़े कहा, आपको इस शादी से मना कर देना चाहिए था। बेवजह आपने अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसे पीछे किसी के कदमों की आहट अपने पास महसूस हुई, तो वह मुड़ी और उदित को सामने खड़ा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उदित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, सत्तम भैया को मना कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करे, किस्मत ही खराब है। जब भी तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ, कोई बीच में आ जाता है। उसकी नजरें भूमिका के चेहरे और उसके सजे हुए रूप पर टिकी थी। भूमिका का चेहरा पीला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ, कब तक मेरा पीछा करोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। उदित हंसा, कभी नहीं, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। 4 महीने पहले जब मैंने तुमसे कहा था कि अपने पिताजी से कहो कि तुम्हारी शादी मुझसे करते, तब तुमने मना क्यों नहीं किया? मुझमें क्या कमी है? उसने अचानक भूमि की कलाई पकड़ ली। वह डर से कांप गई। मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? तुम सत्तम के रिश्तेदार हो, इसलिए मेरे पिता तुम्हारी इज्जत करते हैं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ समान होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उदित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया। भूमि बिल्कुल जम गई। इसलिए तो पसंद करता हूँ तुम्हें। कितनी बार कहा था अपने पिता से बात करो, थोड़ा बहुत संपत्ति मेरे नाम भी हो जाती, लेकिन तुम्हारे पिता और मेरे दूर के रिश्तेदार धन त्यागी सब अपने पास ही रखना चाहते हैं। मैं भी ऐसा बदला लूंगा, सब याद रखेंगे। उसकी पकड़ और सख्त हो गई। भूमि के मुंह से हल्की चीख निकली। वो बहुत घबरा गई थी। ये पहली बार नहीं था। वह पहले भी उसे परेशान कर चुका था। दूर हटो, मैं सबको बुला लूंगी। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उदित हंसा। किसे बुलाओगी? अपने पति को? वह तो नीचे अपनी दूसरी पत्नी के साथ बैठा है, और वैसे भी अब ये कमरा तुम्हारा नहीं उसका है। तुम कहाँ जाओगी? वह उसका मजाक उड़ा रहा था। भूमि ने अपने आंसू पोंछे। तुम बहुत घटिया इंसान हो। मुझे तुमसे नफरत है। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। वह रो पड़ी। उदित हंस पड़ा। बताओ ना, कोई यकीन नहीं करेगा। पहले ही तुम पर शक है। तुम्हारे होने वाली पति को भी मैंने ही बताया था कि तुम्हारा किसी लड़के से संबंध है। वही मैं था। ये सुनकर भूमि के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उसके करीब झुकने लगा, लेकिन भूमि ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। उदित एक डरावनी हंसी हंसता हुआ बोला, अभी भी वक्त है। अपने पति से कहो तुम्हें छोड़ दे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम्हारी संपत्ति मेरे नाम और सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वह चला गया। भूमि वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया। तभी सत्तम कमरे में आया। उसने जमीन पर बैठे देखा। उसके दोनों हाथ घुटनों के चारों तरफ थे। दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। वह रो रही थी। सत्तम ने पूछा, अब किस बात का दुख मना रही हो? मेरी पत्नी के आने का? लगता तो नहीं है कि तुम्हें मुझसे इतना लगाव है। वह अपनी घड़ी उतारते हुए बोला। भूमि ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सत्तम एक पल के लिए ठिठक गया। क्या हुआ भूमि, क्यों रो रही हो? मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मेरी पत्नी अमेरिका में है। फिर इतने आंसू क्यों? वह उसके पास आकर खड़ा हो गया। भूमि खड़ी हुई और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक पत्नी हो या कई। मैं तो पहले ही अपनी किस्मत पर उड़ रही हूँ। वह मुड़ने लगी। तभी सत्तम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। ये गर्दन पर क्या है? उसने उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान देखे और छू लिया। भूमि डर गई। कुछ नहीं, छोड़िए मुझे। उसने जल्दी से उसका हाथ हटा दिया और दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। वह साफ तौर पर घबरा गई थी। सत्तम ने गौर से उसे देखा और पूछा, कमरे में कोई आया था क्या? भूमि ने डरते हुए सिर हिला दिया और 2 कदम पीछे हट गई। उसके हटते ही सत्तम त्यागी की नजर नीचे कालीन पर बिखरी हुई उनकी चूड़ियों पर पड़ी। उसने जूते की नोक से कांच के टुकड़ों को हल्का सा छुआ और फिर गंभीर आवाज में बोला, कौन आया था कमरे में? भूमि शुक्ला, मुझे बताओ, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? उसने धीरे से भूमि के दोनों कंधे थाम लिए। भूमि ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। वह सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। उदित की धमकियां उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने पहले भी पूरे घर में बदनाम करने की कोशिश की थी और अब भी कर सकता था। और फिर उस आदमी पर क्या भरोसा जिसकी पहली पत्नी उसके पीछे भारत तक आ गई थी। एक झटके से उसने सत्तम के हाथ अपने कंधों से हटा दिए और बोली, अपने काम से काम रखें, नीचे जाकर अपनी पत्नी के पास बैठिए। मुझ पर इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये शादी अगर आपने मजबूरी में की है तो मेरे साथ भी जबरदस्ती हुई है। मेरा तमाशा बनाना बंद करें प्लीज। ये कहकर वह मुड़ी और दूर जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। रो रो कर उसकी नाक गुलाबी हो गई थी। सत्तम ने उसे बिस्तर की तरफ जाते देखा। वह साफ तौर पर कुछ छुपा रही थी। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान, बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े और जमीन पर टूटी चूड़ियां, कुछ तो था जिसे वह छुपाना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, तुम कपड़े बदलकर आराम से बैठो। काजल नीचे मम्मी के कमरे में चली गई है, यहाँ कोई नहीं आएगा। भूमि ने कोई जवाब न दिया और बिस्तर पर थकी हुई सी बैठ गई। वह सबसे लड़ते लड़ते थक चुकी थी। उसे बस अपनी मर चुकी माँ याद आ रही थी। वह जानती थी कि आस्था उदित को पसंद करती है। उदित सत्तम के चचेरे बहनोई का भाई था। लाजवंती भी उदित को आस्था के होने वाले पति के रूप में देखती थी। अगर वह उदित का नाम लेती तो घर में एक नया झगड़ा हो जाता। इसलिए वह चाह कर भी उसके परेशान करने की बात किसी को नहीं बता सकती थी। चुपचाप सब सहती रही। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर काजल भी मौजूद थी। मम्मी उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर लाई।
तो सबने उसे देखकर चौंक कर देखा। उसका चेहरा सूजा हुआ था और आंखें लाल थी। मम्मी ने उसी कुर्सी पर बैठाकर उसके सामने ब्रेड रख दी। वह चुपचाप खाने लगी। उसने हल्की नजर उठाकर काजल को देखा। वह बहुत सामान्य बैठी थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। भूमि खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। उदित भी चुपचाप बैठा था। सबके सामने वह सीधा बन जाता था। सत्तम नहाकर आया और उसने एक नजर भूमि पर डाली। काजल ने तुरंत अपने पास वाली कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने का इशारा किया, मगर वह कुछ पल खड़ा रहा और फिर भूमि के पास वाली कुर्सी पर खींचकर बैठ गया। भूमि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाकी सब ने ये जरूर नोट किया। तभी धनराज त्यागी ने चाय का कप रख कर कहा, देखो बेटा, समझदार हो, काजल हमेशा यहाँ नहीं रह सकती और अब भूमि भी तुम्हारी पत्नी है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में बात करके फैसला कर लो। मेरा सारा कारोबार तुम लोगों का ही है। अगर काजल यहाँ रहना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस भूमि के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। भूमि ने सिर झुका लिया। उसे लगा सबकी जिंदगी खराब करने की वजह वही है। काश बारात लौटने से पहले ही वो मर जाती। सत्तम ने शांत स्वर में कहा, ठीक है पिताजी, मैं और काजल बात कर लेंगे। अभी वो यहाँ रह सकती है। भूमि ने काजल की तरफ देखा। वह असहज लग रही थी। भूमि का दिल बैठ गया। क्या दोनों पहले से बात कर रहे थे? क्यों नहीं करते? आखिर वे दोनों पति पत्नी थे। उसका मन हर चीज से हटने लगा। शाम को घर में खास मेहमानों की दावत थी। पिताजी के दोस्त हंसराज ने साफ कह दिया था, घर की औरतें बाहर नहीं जाएंगी, इसलिए महिलाओं की व्यवस्था अंदर और पुरुषों की बाहर थी। भूमि अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गई। जब उठी तो शाम के 4:30 बज रहे थे। उसका सिर भारी था। वह उठी तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर एक डिब्बा और एक चिट्ठी रखी थी। उसने चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, मेरी पत्नी भूमि के लिए आज रात यही पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। बिना नाम के भी वो समझ गई ये सत्तम ने भेजा है। उसने डिब्बा खोला तो उसमें हरे रंग की सुंदर साड़ी थी। वह हैरान रह गई। जो आदमी उसे ठीक से बात तक नहीं करता, वही उसे तोहफा दे रहा था। उसने साड़ी निकाली तो ब्लाउज का गला काफी गहरा था। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने ऐसा कपड़ा पहले कभी नहीं पहना था, मगर फिर सोचा अगर मना किया तो फिर कोई नया झगड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने साड़ी पहनने का फैसला किया। शाम तक घर में मेहमान आने लगे थे। उसे कमरे से बाहर निकलने में झिझक हो रही थी, लेकिन उसने साड़ी पहन ली। हल्का सा मेकअप किया तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी, मगर पीछे से खुले ब्लाउज के कारण वह घबरा गई थी और बार बार पल्लू ठीक कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और काजल अंदर आई और बोली, तुम अभी तक यहीं हो? सत्तम तुम्हें ढूंढ रहा है। भूमि घबरा गई और बोली, मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? काजल ने कहा, नीचे जाकर खुद पूछ लो, वह बाहर वाले हिस्से में है। अभी कोई मेहमान नहीं आया, जगह खाली है। उसने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। काजल चली गई और भूमि आईने के सामने खड़ी रह गई। उसे शर्म भी आ रही थी और घबराहट भी। फिर उसने खुद से कहा, जब उन्होंने खुद ये साड़ी दी है तो मुझे शर्म क्यों करनी चाहिए? अगर कोई पूछेगा तो सच बता दूंगी। उसकी यही इच्छा थी, इसलिए वह साड़ी अपने ऊपर ठीक से संभालती हुई कमरे से बाहर निकल आई। नीचे औरतों की हलचल शुरू हो चुकी थी। कई रिश्तेदार उसे देखकर ठहर गए। जैसे ही उसने सीढ़ियां उतरना शुरू किया, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह नीचे आई तो हैरान रह गई कि सारे मेहमान आ चुके थे, फिर भी बाहर का हिस्सा खाली क्यों था। तभी उसे काजल दिखाई दी, जो हाथ के इशारे से उसे बाहर वाले हिस्से की तरफ जाने को कह रही थी। भूमि घबरा गई और उसी घबराहट में तेज कदमों से बढ़ी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर गई तो एक पल में उसकी दुनिया जैसे थम गई। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, जाने पहचाने अनजान चेहरे। उसके अचानक अंदर आने से बाकी बातें रुक गई और सब उसकी तरफ देखने लगे। उसमें पिताजी के दोस्त हंसराज भी थे, उसका अपना पिता ईश्वर शुक्ला भी, और सबसे पहले जो उसके पास आया वो सत्तम त्यागी था, जिसने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, तुम होश में तो हो या नहीं? तुम्हें समझ नहीं आता? इस तरह बाहर मर्दों के बीच में आना ठीक नहीं है। वह उसके बाजू में उंगलियां दबाते हुए उसे बाहर खींच लाया। वह कुछ कह भी ना पाई कि उसे काजल ने भेजा था। सत्तम ने उसे झटके से बाहर लाकर लाउंज में सोफे पर बिठा दिया। गुस्से में बोला, ये क्या सोचकर वहां गई थी? अपना हाल देखा है तुमने? घर की बहू लग रही हो या कुछ और? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठी सारी औरतें मुड़कर देखने लगी। वहीं औरतें जो कुछ देर पहले उसकी तारीफ कर रही थी,
अब उनके चेहरों पर अफसोस और ताना था। भूमि की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोलने की कोशिश की मगर शब्द गले में ही अटक गए। सत्यम फिर बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। क्यों गई थी वहां इस अधूरे कपड़े में? भूमि ने भरे गले से मुड़कर काजल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून, हल्की मुस्कान थी। वहीं थोड़ी दूरी पर बैठा उदित जूस पीते हुए सब देख रहा था। भूमि ने आंखें बंद कर ली। वह समझ चुकी थी कि उसके साथ खेल खेला गया है। तभी धनराज त्यागी और ईश्वर शुक्ला तेजी से वहां आए। उनके आते ही बाकी औरतें हटने लगी और कुछ ही पलों में वहां सिर्फ घर वाले रह गए। धनराज त्यागी ने गुस्से में कहा, पूछो इससे क्यों गई थी वहां, जबकि साफ मना किया गया था घर की कोई भी औरत उस तरफ नहीं जाएगी। भूमि ने रोते हुए कहा, मुझे काजल ने भेजा था और ये साड़ी भी किसी ने मेरे कमरे में रखी थी। मुझे लगा कि सत्यम ने दी है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और रो पड़ी। धनराज त्यागी गुस्से से बोले, मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया तुमने? तभी सत्यम ने गहरी सांस लेकर काजल से पूछा, क्या तुमने ही भूमि को वहां भेजा था और ये साड़ी भी तुमने रखी थी? उसका अंदाजा साफ और सख्त था। भूमि ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब उसकी और बेइज्जती होगी, मगर काजल ने शांत आवाज में कहा, हाँ मैंने ही ये सब किया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी के कहने पर। ये सुनते ही सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। सत्यम ने पूछा, किसके कहने पर? तभी भूमि की नजर उदित पर गई, जिसका चेहरा उतर चुका था। काजल ने अपना फोन निकाला और बोली, मेरे पास सबूत है। उसने एक रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें उदित की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह भूमि को सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है ताकि सत्यम उसे छोड़ दे और वह उससे शादी कर सके, साथ ही परिवार की संपत्ति भी हासिल कर ले। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। ईश्वर शुक्ला ने गुस्से में आकर उदित को जोरदार थप्पड़ मारा। उदित चिल्लाने लगा कि उसने कुछ नहीं किया, मगर सत्यम आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर बोला, तुम्हें क्या लगा तुम चाल चलकर सबको बेवकूफ बना लोगे? फिर उसने सबके सामने साफ किया, काजल को उसने खुद बुलाया था क्योंकि उसे पहले से शक था कोई भूमि को परेशान कर रहा है। उसने ये भी बताया काजल से उसका रिश्ता सिर्फ कागजों तक था और असल में वह उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़ी थी। ये सुनकर सब चुप हो गए। उदित को घर से निकालने की बात होने लगी। वह सफाई देता रह गया। भूमि लड़खड़ाकर सोफे का सहारा लेकर खड़ी रही। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। सत्यम उसके पास आया और पूछा, अब तुम ठीक हो? भूमि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक ना होने की कोई वजह नहीं बची। उसकी खोई इज्जत वापस आ चुकी थी। असली दोषी सामने आ चुका था और जो आदमी अब तक उसे समझ नहीं आ रहा था वही उसके साथ खड़ा था। वह मुस्कुरा दी और सत्यम ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे अब कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब काजल ने गहरी सांस ली और सबके सामने अपनी पूरी कहानी कहना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर असर कर रहा था। उसने कहा, सत्यम त्यागी एक बहुत अच्छा इंसान है। वह हमारी कंपनी में काम करता था। सत्यम और मेरे पति विष्णु दोनों जिगरी दोस्त थे। इतना भरोसा था कि विष्णु अपनी आंखें बंद करके भी सत्यम पर विश्वास कर लेता था। हमारे कई अकाउंट एक साथ थे। पैसा, कारोबार, सब कुछ एक दूसरे के भरोसे पर चलता था। काजल ने आगे कहा, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं विष्णु के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, सब कुछ बदल गया। विष्णु ने शेयर मार्केट में बहुत बड़ा निवेश किया हुआ था और एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया। वह एक ही दिन में बहुत बड़ा मुनाफा कमाने वाला था। करोड़ों नहीं अरबों का खेल था, लेकिन खुशी उसके दिल पर भारी पड़ गई और वहीं उसकी मौत हो गई। उस दिन मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। काजल की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस वक्त अगर कोई मेरे साथ खड़ा था तो वह सत्यम था। उसे हर अकाउंट की जानकारी थी, हर कागज, हर दस्तावेज उसी के पास था। अगर वो मदद ना करता तो मैं सब कुछ खो देती। उसी समय मजबूरी में हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी ताकि पैसे और कानूनी काम पूरे हो सके। लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की थी। ना मैं उससे प्यार करती थी और ना वो मुझसे। वह सिर्फ एक सहारा था, एक जिम्मेदारी थी। उसने मेरी जिंदगी संभाली और मैंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी बना लिया। लेकिन हमारे बीच कभी वह रिश्ता नहीं रहा जो पति पत्नी का होता है। मैं आज भी सिर्फ विष्णु की हूँ और उसी की यादों में जीती हूँ। फिर काजल ने सत्यम की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब मुझे पता चला कि सत्यम ने शादी कर ली है तो मुझे सच में खुशी हुई, क्योंकि वह इसी खुशी का हकदार है। मैंने उससे वादा किया था मैं उसे तलाक दे दूंगी ताकि वह अपनी जिंदगी खुलकर जी सके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और विष्णु की यादें ही मेरे लिए काफी है।
इतना कहते ही वह गहरा सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही असर था। किसी के आंखें नम थी तो कोई शर्मिंदा था। और तभी इसी खामोशी को तड़पते हुए आस्था की कहानी सामने आई। आस्था जो चुपचाप उदित से मिलती रहती थी, उसे बेइंतहा प्यार करती थी, इतनी कि उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देती थी। वह हर हाल में उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी। लेकिन सच ये था कि उदित के लिए ये सब सिर्फ एक खेल था। वह एक लालची इंसान था। उसे न आस्था की मोहब्बत से मतलब था और न ही उसके जज्बातों से। उसे सिर्फ दौलत चाहिए थी, सिर्फ अपना फायदा दिखता था। और ये बात सबको समझ आ चुकी थी। फिर भी आस्था की जिद और उसकी मोहब्बत के आगे घर वाले अपने गुस्से को दबाकर उसकी शादी उदित से करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा शायद प्यार उसे बदल दे। लेकिन अब सच सबके सामने था। उदित का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। उसकी चालें, उसकी लालच, उसकी साजिशें सब खुल चुकी थी। और उस पल हर किसी को ये समझ आ गया कि मोहब्बत अगर अंधी हो जाए तो इंसान खुद को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन सच जब सामने आता है तो वह आग की तरह सब कुछ साफ कर देता है। और उसी आग में झूठ, लालच, धोखा जलकर राख हो जाता है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।